मेरी चच्ची इंतहाई जवान और खूबसूरत औरत थी, कम उम्र में भी। इसलिए मैंने पहली दफ़ा अपनी चाची को देखा तो मेरा दिल खुद ब खुद चाची की तरफ हमकने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ वक्त गुजारती, बातें करती और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो गए। और फिर चाची ने मुझसे अपने दुख सुख बयान करना शुरू कर दिए। इस वक्त मुझे पता चला कि चाची अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चचा ना ही चाची को ज़्यादा वक़्त दे पाते थे और ना ही उनकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर पाते थे। कभी कभी तो मैंने चच्ची को चुप चुप कर रोते हुए भी देखा था। चचा अक्सर रातों को भी घर से बाहर रहते और चच्ची सारी रात जागते हुए घर में टहलती रह और मेरी नज़रें चच्ची के जवान वजूद पर जमी रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं हाथ बढ़ाऊं और चच्ची को हासिल कर लूं। चच्ची की कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई थी। वो खुद को तन्हा समझती थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने चच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कभी बातों बातों में मैं उनका हाथ पकड़ लेता तो कभी उनके करीब बैठकर उनके कंधे पर सर रख देता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये हरकत चच्ची को परेशान नहीं करती, बल्कि वो मेरी इस हरकतों पर खुश होती हैं। शायद वो मुझे बच्चा ही समझती थी, इसलिए जब मैं उनके करीब होता तो वो बड़ी मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरने लगती, जैसे कोई छोटे बच्चे के साथ करता है। एक रोज़ चाची किसी काम से हमारे गांव गए हुए थे। मैं और चची घर पर अकेले थे। सर्दी का मौसम था। चची मेरे लिए गरम गरम गाजर का हलवा बनाकर मेरे कमरे में आई, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद था और चची मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मैंने चची को अपने पास ही बैठा लिया और अपनी किताबें समेट दी। मैं गांव में से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान चची पर अटक कर रह गया था। पढ़ाई से तो अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा था। मैं तो बस चच्ची को हासिल करना चाहता था और तरीके सोचता था। अभी चच्ची और मैं एक साथ बैठे थे। मैंने चच्ची की चूड़ियों से खेलते हुए उनसे बातचीत शुरू कर दी। मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था कि वो चचा से बदन हो जाएं और उन्हें इस बात का एहसास हो कि चचा इन्हें खुश नहीं रखते। कुछ ही देर में मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया। चची की बड़ी बड़ी आंखों में पानी भर गया और वो कहने लगी कि शादी के 3 साल बाद भी मेरी गोद खाली है। मुझे बच्चे की कमी बहुत एहसास होता है, लेकिन ना ही तुम्हारे चचा मुझे वक़्त देते हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मैंने मौका देकर जल्दी से चची की गोद में सर रख दिया और कहा कि मैं हूं ना आपका बेटा, आप मुझे प्यार किया करें। मेरी बात पर चाची मुस्कुराई और फिर उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने भी चाची की गर्दन में अपना बाजू डाल दिए और फिर धीरे धीरे सारी हदों को पार करता चला गया। रात का अंधेरा था और सर्दी की शिद्दत थी। चची भी जज्बात की शिद्दत से चूर चूर थी, इसलिए चची ने मुझे कोई मज़ाहमत ना की। शायद वो चचा के रवैये से इस कदर दुखी थी कि इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि वो मेरे जाल में फंस चुकी है। सारी रात मैंने और चच्ची ने एक साथ गुजारी थी। चच्ची को सुबह वापस आना था। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही चच्ची को होश आ गया था कि उन्होंने क्या कर दिया है। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाए अपने कमरे में फरार हुई और मैं एक अंगड़ाई लेकर अपनी खुश नसीबी पर मुस्कुराने लगा। बैठे बैठाए मुझे चच्ची के साथ नसीब हो गया था। मेरी तो लॉटरी निकल आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं जब चाहूँ चच्ची के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। इत्तेफाक हुआ कि मौसम ख़राब होने की वजह से चचा सुबह भी लौट कर नहीं आए। मैं नहा धो कर निकला तो सीधा चच्ची के सर पर पहुँच गया। वो बावर्ची खाने में सर झुकाए नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही गड़बड़ा गई और इससे पहले कि वो मुझसे मुंह फेरती, मैंने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी बाहों में कसकर अपने करीब किया और साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दिया कि अब वो मेरी हैं और मैं उनकी हर कमी को पूरा कर दूंगा। मेरी ये बात सुनकर चची ने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, दिलबराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ और मुझे इस पर शर्मिंदगी है। तुम्हारा चचा कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो ये सोचकर ही खौफ आ रहा है कि तुम्हारे चचा को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने चची को प्यार से समझाया कि चचा को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी चचा घर में नहीं होंगे हम दोनों एक साथ वक्त गुजार सकते हैं।
लेकिन चच्ची ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि कल रात जो कुछ भी हुआ और वो सब एक गुनाह और एक गलती के सिवा कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, मगर मुझे अब चच्ची के इनकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने चच्ची को आगे बढ़कर गले से लगा लिया। वो बेचारी कुछ देर तो मचलती रही और फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया। वो घबरा कर पीछे हटी और फौरन अपने कमरे में चली गई। दोपहर का वक़्त मेरे पास चचा का फ़ोन आया और कहने लगे कि कुछ मसले हो गए हैं, इसलिए मुझे 2 दिन और गांव में रुकना पड़ेगा। तुम अपनी चची का ख्याल रखना। मैंने चचा को यकीन दिलाया कि मैं चची का खूब ख्याल रखूँगा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही थी। मुझे मज़ीद 2 दिन मिल गए। चची अपने कमरे में थी, शायद उनका फ़ोन मिल नहीं रहा था, इसलिए चचा ने मुझे फ़ोन किया था। मैं ये खबर देने चची के कमरे में गया तो देखा कि वो वॉशरूम में थी। मैंने जल्दी से ऊपर चढ़कर रोशनदान से वॉशरूम में झांका तो उनकी हालत देखकर मेरा दिल डोलने लगा। मैंने झट अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और धड़ाधड़ चची की कुछ तस्वीरें बना ली। थोड़ी ही देर बाद चची नहा कर निकली तो मैंने सीधे चची को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। मेरी इस हरकत पर उनकी चीख निकल गई थी। मैंने जल्दी से चची के मुंह पर हाथ रखा और धीरे धीरे से कान में उन्हें यह खबर सुनाई कि चचा अब 2 दिन बाद लौट कर आएंगे। यह सुनकर चची के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। शायद वो मेरे साथ वक़्त नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मुझे धक्के देने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। मेरे हाथ उनकी कमज़ोरी थी, मैं उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। फिर मैंने 2 दिन चची के साथ इसी तरह गुजारे। जबकि मेरा दिल चाहता था मैं उनके पास चला जाता और वो बेचारी मजबूरन मेरे साथ वक़्त गुजारने पर मजबूर होती, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे फ़ोन में उनकी बहुत सी बरहाना तस्वीरें मौजूद हैं और इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था और मजबूर भी। वो बार बार मुझे समझाने की कोशिशें करती कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है। वो चचा को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझ पर तो शैतान सवार हो चुका था। मैं अपनी जिनसी ख्वाहिशात के आगे उसे कदरे बेखस हो गया था। मुझे कोई रिश्ता भी याद नहीं रहा था। मैं किसी भूखे भेड़िए की तरह बस चच्ची के वजूद को हासिल करने के लिए दीवाना होने लगा था। 2 दिन इसी तरह गुजरे और चचा गांव से लौट कर आए और फिर मामूल के मुताबिक रूटीन शुरू हो गई। मुझे चची से दूर होना पड़ा और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी। मैं जवान था और मुझे चची के साथ वक़्त गुजारने के मज़े लग चुके थे, इसीलिए बस मैं मौके की तलाश में रहने लगा और जब मुझे मौका मिलता मैं चची के साथ वक़्त गुजारता। मैं गांव से चचा के पास तालीम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन नई नई शहरी ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मज़े लगाए थे कि मैं सब कुछ भूल गया। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ अय्याश लड़कों के साथ हुई तो मैं पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा। अब तो मुझे घर में भी चाची हासिल हो गई थी तो मेरी ज़िंदगी बाग बहार हो गई थी। लेकिन एक रात चचा और चची के कमरे से खूब झगड़ों की आवाज़ें आने लगीं। यह पहली दफ़ा था जब उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा देख रहा था, वरना अमूमन चाची खामोशी से चचा की खिदमत करती हुई नज़र आती थी। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं और फिर मैंने देखा कि चाची अपना सामान इकट्ठा कर कर घर से निकल गई और इस बात पर मैं बहुत परेशान हो गया कि इतनी रात को चाची कहाँ गई है। मैं जल्दी से चचा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ है, इतनी रात को चची कहाँ जा रही हैं, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं। लेकिन चचा ने मेरे सामने चची को खूब बुरा भला कहा और कहने लगे ये औरत घर बसाने के लायक नहीं थी। और ना जाने इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी कि चचा ने चची को रोकने की कोशिश भी ना की। चची के जाने के बाद मैं चचा घर में तनहा रह गए थे और घर के कामकाज भी मुझे ही करने पड़ते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब चचा ने मुझे देखा कि मेरी पढ़ाई भी मुतासर हो रही है और घर के कामकाज भी वक़्त पर नहीं हो रहे, तो चचा ने तीसरे ही दिन एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया। उसका नाम ज़किया था। वो एक 16 साल की जवान लड़की थी जो शायद किसी मजबूरी की वजह से घरों में काम करती थी। चचा ने उसे मेरे कॉलेज से आने के बाद का वक़्त दे दिया था ताकि मेरे सामने वो घर की सफाई भी कर ले और खाना वगैरह भी तैयार कर दे। चचा तो फसलों की खरीदो फरोख्त का काम करते थे, इसलिए कभी वो गांव में होते तो कभी शहर में। उनकी नौकरी के कोई औकात मुकर्रर नहीं थे। ज़किया को नौकरी पर रखते ही
मेरी लाडली एक दफ़ा फिर निकल आई थी, क्योंकि अगले ही दिन जब ज़किया नौकरी पर आई और घर के कामकाज करने लगी तो मैं बिल्कुल तनहा था। मैं हर वक्त उसके सर पर सवार हो गया था, तो कभी उसको झाड़ू लगाते देखता तो कभी बर्तन मांजते। वो बेचारी कभी अपना दुपट्टा ठीक करती तो कभी मुझसे नज़र चुराने की कोशिश करती, मगर मेरी नज़रें उसके वजूद पर किसी मकनातीस की तरह जमी हुई थी। मैंने उसके साथ भी वही हरकतें शुरू कर दी थी जो मैं चची के साथ करता था। कभी मैं बहाने से उसका हाथ पकड़ता तो कभी उसका दुपट्टा खींच देता। वो पोछा लगाती तो मैं उसके सामने बैठकर गौर से उसे देखता। शायद वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी, इसलिए मेरी इन हरकतों पर बिल्कुल खामोश थी। और फिर एक दिन जब वो काम करते हुए पूरी तरह पसीने से शराबूर हुई तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। घर में कोई नहीं था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने बेडरूम में बंद कर लिया और 2 घंटे उसके साथ गुजार दिए। उसने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन मुझे इसकी मज़ाहमत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं गांव का लंबा चौड़ा जवान था और शहर की दान पान सी लड़की को काबू करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना था। फिर चाची को काबू करते करते अब तो मुझे ये हुनर भी आ गया था। जब 2 घंटे गुजर गए तो मैंने इसे कुछ पैसे दिए और कहा कि वो बात चचा को हरगिज़ ना बताए। अगर वो मेरे साथ इसी तरह रहेगी तो मैं रोज़ाना उसे पैसे दूंगा। मुझे इसकी गरीबी का अंदाज़ा हो गया था, बस इसीलिए मैं उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। आने वाले हर दिन में ज़किया के साथ गलत हरकतें करने का और खामोशी से सब कुछ जीने लगी। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत थी। और फिर दिन गज़ब हो गया। मैं और ज़किया बेडरूम में थे। मैं अभी ज़किया के कपड़े उतारने ही लगा था कि चचा घर में दाखिल हो गए। मुझे लगा कि चचा रात को आएंगे, इसलिए मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था और उन्होंने मुझे ज़किया के साथ देख लिया। पहले तो चचा को मेरी इस हरकत पर यकीन ही नहीं आया, और फिर जब ज़किया ने उन्हें बताया कि मैं रोज़ाना उसके साथ यही सब कर रहा हूँ तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मजबूर किया कि मैं ज़किया से शादी करूँ। चचा बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था कि हम गांव वाले इज़्ज़त के मामले में बहुत एहसास होते हैं। अगर हमारी बहन बेटी की इज़्ज़त है तो दूसरे की भी बहन बेटी की इज़्ज़त है, इसीलिए तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं एक मुलाजमा से शादी नहीं कर सकता, और फिर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन चचा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं निकाह ना किया तो वो गांव जाकर मेरे माँ बाप मेरी हरकतों से आगाह कर देंगे। ये सुनना था कि मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे अपने माँ बाप से बहुत खौफ आता था। मेरे बाप एक ज़िम्मेदार थे और इज़्ज़त के मामले में हसास भी थे। अगर उन्हें पता चलता कि मैंने एक लड़की के साथ ऐसी हरकत की है तो वो मुझे ज़िंदा ज़मीन में उतार देते। इसलिए चचा की बात मानकर मैंने ज़किया से निकाह की हामी भर ली। हैरत की बात थी कि चचा ने ज़किया के घर वालों को नहीं बुलवाया था और ना ही मुझे उनसे मिलवाया था। मेरे पूछने पर चचा ने कहा था कि ज़किया के घर वालों को उन्होंने खुद संभाल लिया है। इस निकाह में कोई भी शरीक नहीं हुआ था और ना ही ज़किया के घर वाले। बस एक काजी को बुलाया गया था। मेरा और ज़किया का निकाह हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी बन गए। ज़किया क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, इसलिए मुझे उसकी शादी पर कोई अफसोस नहीं था। मैं तो खुशी खुशी उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा था। और फिर कुछ ही दिनों में मुझे सच में ज़किया से बहुत मोहब्बत होगी। वो बहुत अच्छी थी, मेरा खूब ख्याल भी रखती थी। ज़किया से शादी के बाद मैंने किसी दूसरी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मुझे लगा कि अब मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मुझे चच्ची का ख्याल भी नहीं सताता था। इन्हें इस घर से गए महीना होने वाला था और इस एक महीने में बहुत कुछ बदल गया था। यहाँ तक कि मेरी और ज़किया की शादी भी हो गई थी, लेकिन चच्ची पलट कर नहीं आई थी। उनके और चचा के दरमियान क्या मामला हुआ था अब भी इस बात से बेखबर था। एक दो दफ़ा मैंने चचा से कहा था कि वो चाची को वापस ले आए, लेकिन मेरी इस बात पर चचा ने कोई जवाब नहीं दिया था। दिन यूं ही तेज़ी से गुजरते गए। मेरी तालीम का सिलसिला जारी था। मैं सुबह उठते ही कॉलेज चला जाता और दोपहर के वक्त वापस लौटता तो ज़किया घर के कामकाज में मसरूफ़ होती। चचा कभी घर पर होते तो कभी अपने काम पर निकले होते। गांव में मेरे घर वाले को मेरी शादी की खबर नहीं हुई थी। चचा का कहना था कि सही वक्त आने पर वो खुद सबको इस बारे में बता देंगे। मुझे चचा पर यकीन था, इसलिए मैं भी खामोश था।
और फिर एक रोज़ मैं कॉलेज से कुछ जल्दी घर वापस आ गया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे आराम करना था। मैं घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ सन्नाटा था। शायद चचा अपने काम से निकले हुए थे, लेकिन ज़किया वो कहाँ थी? हो सकता है कमरे में ही, यही सोचकर मैं अपने कमरे में गया, लेकिन मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने सारे घर में ज़किया को तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ना आई। और फिर मुझे चाचा के कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दी और मैं चचा के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरी बीवी और चचा दोनों बिस्तर पर मौजूद थे और वो दोनों जिस हाल में थे वो देखकर मेरी जान निकल गई थी। ज़किया ने बहुत अजीब व गरीब लिबास पहन रखा था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि चचा उसके पास ही बैठे थे और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ये सब देखकर गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा चचा तो मेरी ही बीवी के साथ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे चचा मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। मेरी बीवी इस हौसले में चचा के साथ क्या कर रही थी? मैं गुस्से के आलम में कमरे में दाखिल हुआ था और मुझे देखते ही इन दोनों के चेहरे का रंग भी बदल गया था। चचा फौरन बिस्तर से खड़े हुए और कहने लगे, आओ दिलबर, हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। मैंने नफरत से चचा से पूछा कि ये सब क्या है? अब मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर चचा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, वाह दिलबर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी किसी की बीवी के साथ ये सब कुछ नहीं किया। तुम भूल गए हो कि तुमने अपनी चच्ची के साथ क्या कुछ किया। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर तुमने किस तरह मेरी भोली वाली बीवी के साथ जुल्म किया है, उसे ज़बरदस्ती अपने बिस्तर पर ले जाकर जो उसे बेआबरू करते रहे हो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? चचा की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि चचा को इस बारे में कोई बात भी मालूम होगी। मुझे तो लगा था ये राज सिर्फ मेरे और जरीना चची के दरमियान ही होगा, लेकिन चचा के मुंह से ये सब सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गया था। चचा कुछ कदम उठकर मेरे करीब आए तो मैं पूरी तरह गड़बड़ा गया। चचा कहने लगे, तुमने जरीना के साथ जो कुछ भी किया वो सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। जरीना ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं और तुमने उसके तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसके साथ जुल्म किया है। मगर मैंने तुम्हारी चच्ची की बात पर बिल्कुल भी इतबार नहीं किया और यही कहा कि तुम मेरा खून हो, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुम्हारी चाची ने जब बार बार मुझे यही बात बताने की कोशिश की तो मैंने गुस्से में ना सिर्फ उसे झगड़ा किया बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया। मैं तो तुम पर शक भी नहीं करना चाहता था। तू मेरा खून हो और मेरे ख़ानदान में कोई भी मर्द औरत की इज्जत के साथ नहीं खेलता, इसीलिए मैंने अपनी बीवी को ही झूठा करार दिया और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन जरीना के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी मुझसे वफादार थी और वह कभी इस किस्म का झूठ नहीं बोल सकती, और इसीलिए सच्चाई जानने के लिए मैं ज़किया को इस घर में ले आया। ज़किया एक तवाइफ है और मैंने इसे पैसे देकर मुलाजमा बनने का कहा था। मैं देखना चाहता था कि जरीना ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वो सच है या झूठ। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि जरीना का हर लफ्ज़ सच था, लेकिन फिर भी मैंने ज़किया को काम करने दिया ताकि जान सकूं कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। और फिर ज़किया ने भी मुझे वही सारी बातें बताई जो जरीना ने बताई थी। तुमने जिस तरह जरीना के साथ ज़्यादती की थी उसी तरह ज़किया को भी अपना निशाना बनाया। मैंने ज़किया को मज़ीद पैसे दिए और तुम्हारा और ज़किया का नकाब पढ़वाया ताकि तुम्हें पता चले कि इज़्ज़त और ज़िल्लत क्या होती है। तुम्हारी बीवी एक तवाइफ है, ये सच तुम्हें सारी ज़िंदगी मारता रहेगा। रही बात मेरी और ज़किया के साथ होने की, तो मैंने ज़किया के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारी तरह का बदकिरदार आदमी नहीं हूँ। जब तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर निकले तो मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारी तबीयत की खराबी का बताया तो मैंने जानबूझकर मंसूबा बनाया और तुमसे पहले यहाँ आकर ज़किया के साथ लेट गया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ देखकर कैसी तकलीफ़ का एहसास होता है। तुम्हारी वजह से मेरी घर हंसता ख़राब हुआ। मैंने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया, जबकि मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, ये मेरी गलती थी, लेकिन उसकी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर अपने घर में जगह दी थी, शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया और तुमने मेरे ही पेट पर खंजर घोंप दिया। मैं तुम्हारे बाबा को इत्तला कर चुका हूँ। मैं उन्हें बताया है कि तुमने अपने पसंद से एक लड़की की शादी भागकर की है। कुछ ही देर में तुम्हारे बाबा यहाँ पहुँचने वाले होंगे। वो तुम्हें और ज़किया को गाँव ले जाएंगे
और फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी ज़किया के साथ ही गुजारनी होगी, क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली या अपने बाबा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम खुद ही बदनाम होगे। और अपने बाबा को तुम तो जानते ही हो, इज़्ज़त के लिए वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए अब खामोशी से सारी ज़िंदगी तुम इस तवाइफ के साथ गुजारना। मैं तवे को वापस ले आऊँगा और इससे माफ़ी भी मांग लूँगा और आइंदा किसी भी जवान लड़के को अपने घर में जगह नहीं दूँगा। काश मुझे पता होता कि तुम बेटे नहीं मेरे दुश्मन निकलोगे तो मैं कभी अपनी जवान बीवी के साथ तुम्हें छोड़ता ना। चचा ने तो मेरे सर पर आसमान ही गिरा दिया था। मैं जो ही हर बात से बेखबर समझ रहा था, वो मेरी हर हरकत से वाकिफ़ थे। मैं चचा की नज़रों में शर्मिंदा हो गया था। कुछ ही देर मेरे बाबा भी पहुंच गए थे और उन्होंने मुझे बहुत बुरा कहा। मैंने कैसे किसी की बेटी को भगाकर शादी कर ली। चचा ने बाबा से कह दिया कि ज़किया के घर वाले अब इसे कबूल नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाएं। बाबा ने ज़बरदस्ती मेरा सामान बनवाया और मुझे और ज़किया को लेकर गांव के लिए निकल पड़े। मैं तो बाबा को ये भी नहीं बता सका कि वो कोई शरीफ औरत नहीं बल्कि एक तवाइफ है। शायद मुझे जैसी बज़ात आदमी को यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। अब सारी ज़िंदगी मुझे खामोशी से एक तवाइफ के साथ गुजारनी है और अपने हर गुनाह को याद करना है। अगर मैं अपनी चाची जैसी औरत के साथ ज़्यादती ना करता तो शायद आज खुद भी जुल्म का निशाना ना बनता। ज़किया की माँ एक तवाइफ थी, इसलिए कम उम्री से इसे भी इसी पेशे में आना पड़ा था और अब यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसकी इज्जत की ज़िंदगी देता और इसके माजी को दुनिया से छुपा कर रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इसके साथ बहुत जुल्म किया था। आप लोगों को क्या लगता है जो कुछ मेरे चचा ने मेरे साथ किया, क्या वही डिज़र्व करता था? पर मुझे इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी।